प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल साहित्य सागर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मालती जी जोशी का लिखा संस्मरण हम भक्तन के भगत हमारे। जीवन में प्रशंसा बहुत बटोरी है और प्रशंसक भी। इन प्रशंसकों से बहुत प्यार मिला है। ये लोग मेरी प्रेरणा रहे हैं और संबल भी। लेखन के लिए मुझे जो कुछ मानदेय मिलता रहा है वो बहुत काबिले ज़िक्र नहीं है, पर इसी लेखन ने मुझे जो ढेरों पाठक दिए हैं वो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। हम लोगों की शॉपिंग का एक तरीका है, हम दुकान दुकान नहीं घूमते, हर चीज़ के लिए एक दुकान तय कर लेते हैं। जैसे किराने के लिए, कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, साड़ियों के लिए। मेरा तो कॉस्मेटिक्स वाला तक फिक्स है। फलाहारी सामान के लिए भी हम लोगों ने एक दुकान पकड़ रखी थी। वहाँ पापड़, बड़ी, मंगोड़ी, सत्तू, अचार का मसाला आदि सामान भी मिलता था। उस दुकान की एक खासियत थी, दुकानदार महोदय साहित्य प्रेमी थे। उन दिनों मेरा लेखन जोरों पर था। महीने 15 दिनों में एकाध रचना छप ही जाती थी। जब भी हम लोग उस दुकान पर जाते, वे मेरी ताज़ा रचना की चर्चा करते, समीक्षा करते। अच्छा लगता। इसलिए हम लोगों के संबंध केवल खरीदारी तक नहीं रह गए थे, सिर्फ दुआ सलाम के लिए भी हम लोग पहुंच जाते थे। 5-10 मिनट गपशप करके ही बाहर निकलते थे। एक दिन उन्होंने आमंत्रित किया, कल शाम को आपको गरीब खाने पर पधारना है। कोई खास बात है? नई मशीन डाल रहा हूँ। अब तक तो किराए की मशीन से ही काम चलाता रहा, पर अब अपना खुद का कारखाना होगा। मैंने इस निमंत्रण को बहुत सीरियसली नहीं लिया था, पर उस दिन ये दफ्तर से लौटते ही झल्लाए, अरे तुम अब तक तैयार नहीं हुई, वहां जाना है ना। मैंने थोड़ी आनाकानी की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जोशी जी घोर सामाजिक प्राणी थे। बोले, इतने प्यार से कोई बुलाता है, नहीं जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं बेमन से तैयार हुई। पुराने भोपाल के जहांगीराबाद नामक इलाके में ढूंढते ढूंढते हम उनके दौलत खाने पहुंच गए। अच्छा हुआ उन दिनों हमारे पास कार नहीं थी, एक काइनेटिक स्कूटर ही था, नहीं तो कार का तो उस गली में गुजरना ही मुश्किल था। हम लोगों के पहुंचते ही आ गए का नारा बुलंद हुआ। हम लोग इतने प्रतीक्षित अतिथि थे, इसका हमें तो पता ही नहीं था। तभी गृह स्वामी बाहर आए। स्वागत करते हुए बोले, बड़ा इंतज़ार करवाया सर आपने, चलिए अब पहले शुभ कार्य कर लिया जाए। कहते हुए उन्होंने मेरे हाथ में पूजा सामग्री से भरा एक थाल थमा दिया। मैं प्रश्नार्थक नज़रों से देखती रही। आपके शुभ कर कमलों से ही श्री गणेश होगा। पूजा तो मैंने जैसे तैसे कर दी। फिर मुझे मशीन चालू करने के लिए कहा गया। मेरी तो सांस फूल गई। कांपते कर कमलों से मैंने लीवर या बटन जैसा कुछ था दबा दिया। मशीन धड़कने लगी। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि दूसरा संकट सामने आ खड़ा हुआ। अब आपके श्रीमुख से 2 शब्द हो जाए, जजमान बोले, और उन्होंने उपस्थित जन समूह को बताया कि ये देश की अग्रणी लेखिका है और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में है। मैंने खा जाने वाली नज़रों से पतिदेव की ओर देखा, पर जैसी कि पतियों की आदत होती है, वे मुझे अनदेखा करके जानबूझकर किसी तीसरे व्यक्ति से बतिया रहे थे। मैंने वहाँ जो भी 2-4 शब्द बोले थे, अब मुझे याद नहीं है, पर इतना निश्चित है कि वो देश की अग्रणी लेखिका की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं थे। एक दिन बंगले पर हम दोनों फुर्सत में बैठे हुए थे। घर में मेहमान नहीं थे और पतिदेव घर पर थे। ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत मुश्किल से हो पाता था। हम उन क्षणों का आनंद लेते हुए टीवी देख रहे थे कि चपरासी ने एक विजिटिंग कार्ड लाकर दिया। ये कौन सज्जन है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, ये बोले, पर जैसे ही उन्होंने नाम बताया, मैंने कहा, वे मेरे पास आए हैं, मेरे पुराने पाठक हैं, अक्सर पत्र लिखते रहते हैं, मुलाकात पहली बार हो रही है। फिर मैं दरवाजे तक जाकर उन्हें लेवा लाई। 2 लोग थे। पहले तो उन्होंने उनका परिचय लिया कि पाठक बंधु कौन से हैं, फिर जोशी जी से परिचय करवाया।
आदर सहित उन्हें बिठाकर मैं चाय नाश्ते के लिए कह आई और फिर वार्तालाप में शामिल हो गई। एक आध घंटा बैठने के बाद वे उठ खड़े हुए। विदा लेने से पहले उन्होंने ड्राइवर को आवाज़ दी। वो कुछ सामान लेकर आया जिसे अतिथि ने मेरे चरणों के पास रख दिया। अजीब चीज़ थी। थैली के हिसाब से बड़ी थी और बोरी के हिसाब से छोटी थी। ये क्या है? मैंने पूछा। शक्कर। मैं तो हैरान रह गई। हम लोग किसी के यहाँ मिलने जाते हैं तो मिठाई लेकर जाते हैं, ये आम रिवाज है, पर ये महाशय तो डायरेक्ट शक्कर ले आए। मेरा असमंजस देखकर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। सारे अफसरों के यहाँ बांटता चला आ रहा हूँ, फिर आदरणीय दीदी क्यों वंचित रहे? मैंने कातर दृष्टि से पति को निहारा। उन्होंने फौरन कमान संभाल ली। बोले, हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं, इसलिए आपकी भेंट रख लेते हैं। वैसे इस घर का उसूल है कि यहाँ मुफ्त की कोई चीज़ नहीं आती। हमने आपकी भावनाओं का मान रखा है, आप भी हमारे सिद्धांतों का मान रखें और ये स्वीकार करें। और इन्होंने 100 का नोट उनकी जेब में डाल दिया। अब हक्का बक्का होने की बारी उनकी थी। हालांकि हमने पैसे दे दिए थे, पर यकीन मानिए, जब तक वो शक्कर खत्म नहीं हो गई, कॉफ़ी पीते हुए या हलवा खाते हुए मैं एक अपराध बोध से भर जाती थी। एक दिन फ़ोन आया। नाम जाना पहचाना सा लगा। फिर याद आया, ये सज्जन अक्सर साहित्यिक समारोहों में मिल जाते हैं। बहुत घनिष्ठता तो नहीं थी, पर हाँ, दुआ सलाम ज़रूर थी। कहिए, कैसे याद किया? मैंने पूछा। बोले, मैडम, आपकी एक परम भक्त कार्यक्रम के सिलसिले में भोपाल आ रही है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं भोपाल आकर भी मालती जी के दर्शन किए बिना लौट जाऊंगी तो मेरा वहाँ आना अकारत हो जाएगा, और उन्होंने मुझे ये जिम्मा सौंपा हुआ है। मैंने कहा, इसमें परेशानी क्या है? मैं तो दिन भर घर में ही रहती हूँ, अपनी सुविधा से कभी भी आ जाइए। यही तो प्रॉब्लम है मैडम। मतलब? उन्हें बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। 2 दिन में उनके 3-4 कार्यक्रम हैं, वो भी अलग अलग जगहों पर। और उन्होंने भोपाल के 4 बड़े बड़े हॉलों के नाम गिना दिए। तो फिर क्या किया जाए? मेरा एक सजेशन था मैडम। वे आवाज़ में मिश्री घोलते हुए बोले। इन चारों जगहों में से जो आपको सुविधाजनक लगे वहां आप पधारने की कृपा करें। कार्यक्रम भी देखें और उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ भी करें। वाहन आदि की अगर कोई समस्या हो तो सूचित करें, मैं खुद आकर आपको ले जाऊंगा। अपने दर्शन इतने सुलभ कराने की मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं थी, पर अपनी यह अनिच्छा मैंने बिचौलिए सज्जन पर जाहिर नहीं होने दी। उनसे बस इतना ही कहा, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी, आप इत्मीनान रखें। दर्शनार्थी महिला से मन ही मन में कहा, मेरा अहम तुम्हारे अहम से ज़्यादा बड़ा है। एक प्रशंसिका एक दिन घर पर पधारी। तारीफों के पुल बांधते हुए उन्होंने कहा, हमारी संस्था महिला दिवस पर आपका अभिनंदन करना चाहती है। अवश्य स्वीकृति दे और हमें धन्य करे। सम्मानित होना किसे बुरा लगता है? मैंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। नियत तिथि पर ठीक 10 बजे सुबह वह मुझे लेने आई। आयोजन शहर के एक भव्य हॉल में था। वहां पहुंचते ही रोली अक्षत का टीका लगाकर मेरा स्वागत किया गया और प्रथम पंक्ति के एक सोफे पर सादर आसीन किया गया। इस पारंपरिक और आत्मीय स्वागत से मन प्रसन्न हो गया। आसनस्थ होने के कुछ क्षण बाद जब अगल बगल नजरें दौड़ाई तो पता चला, रोली अक्षत मंडित भाल मेरा अकेला नहीं है। ऐसी कई मूर्तियां अगल बगल विराजमान हैं। ज्ञात हुआ कि 8 मार्च के शुभ अवसर पर 8 विशिष्ट महिलाओं का सम्मान किया जाना है। एक प्रोफेसर है, एक डॉक्टर है, एक खिलाड़ी है, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, एक वृद्धाश्रम संचालिका है, एक उद्योजक है। साहित्य क्षेत्र से मुझे चुना गया था। अपने एक अकेले होने का भ्रम टूटते ही आधी खुशी तो वहीं काफूर हो गई। बची हुई इंतजार की घड़ियों ने सोख ली। स्टेज पर कान फाड़ू टाइम पास आइटम हो रहे थे, पर मुख्य कार्यक्रम शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर किसी ने बताया कि मुख्य अतिथि दिल्ली से पधार रही हैं और उनका विमान बस उतरने ही वाला है। बैठे बैठे जी उबने लगा, दिमाग गर्म होने लगा।
रोली अक्षत अब बुरी तरह चुभने लगे थे। उनकी महिमा समाप्त हो गई थी। लग रहा था हम सब बलि पशु हैं जिन्हें चिन्हित कर लाइन से बिठा दिया गया है। 12 बजे मेरा धैर्य एकदम समाप्त हो गया। मैं उठी और बिना किसी से कुछ कहे बाहर चल दी, पर अफसोस दरवाजे पर ही रोक ली गई। अरे, आप कहाँ चल दी? माफ कीजिए, इतनी फुर्सत में नहीं हूं कि सुबह से शाम तक यहाँ इंतजार में बैठी रहूं। शाम तक क्यों? वो देखिए, मेहमान आ ही रहे हैं। सचमुच कारों का एक काफिला गेट के अंदर दाखिल हो रहा था। फिर भी मैं बाहर निकलने की फिराक में थी, तो उन्होंने जैसे पुचकारते हुए कहा, हम आपका सम्मान सबसे पहले कर देंगे, ओके? भीड़ का एक रेला सा भीतर घुस आया था और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। मैं चुपचाप आकर सीट पर बैठ गई। डर था कि कहीं सीट भी हाथ से निकल गई तो फजीहत का अंत ही नहीं होगा। अतिथियों को ससम्मान मंच पर लाया गया। फिर दीप प्रज्वलन हुआ। सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। अतिथियों का पुष्प गुच्छों से स्वागत किया गया। अध्यक्ष ने स्वागत भाषण पढ़ा। सचिव ने संस्था का ब्यौरा दिया। इन सारी औपचारिकताओं से गुजरने के बाद सम्मान समारोह प्रारंभ हुआ। जैसा कि मुझसे वादा किया गया था, मेरा सम्मान सबसे पहले किया गया, पर शिष्टाचार का तकाजा था कि मैं और लोगों का सम्मान भी देखूं। उससे पहले निकल जाना घोर अशिष्टता होती, पर उस कार्यक्रम के संपन्न होते ही मैं बाहर निकल आई। जो मुझे लिवाकर लाई थी वे भी मेरे पीछे पीछे बाहर आई। हम उनकी गाड़ी के पास पहुंचे तो गाड़ी लॉक थी। ड्राइवर नदारद था। ड्राइवर का कोई दोष नहीं था। मुख्य अतिथि अभी अभी पधारी थी। उसने सोचा होगा अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है, देर तक चलेगा तो चाय पीने चला गया होगा। उन दिनों मोबाइल का चलन भी इतना आम नहीं था कि उसे मैसेज किया जाता। कुछ देर असमंजस में खड़े रहने के बाद मैंने कहा, मुझे ऑटो में चलने की आदत है, मैं ऑटो ले लूँगी। 10 मिनट बाद एक ऑटो मिला। तब तक वे सौजन्यवश मेरे साथ खड़ी रही। ये ज़रूर बताना पड़ेगा। घर पहुंची तो बच्चे खाना खा रहे थे। बहू एकदम संकोच से भर उठी। काफ़ी देर हो गई थी तो हमें लगा वहाँ लंच भी होगा। फिर उसका ध्यान शॉल की ओर गया। शॉल अच्छी है, उसने कहा। 80 रुपए की है, मैंने बताया। क्या बात करती हैं? उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। बेटा लेकिन समझ गया। आखिर मेरा ही बेटा है ना। ऑटो से आई हो ना? उसने पूछा। एक खिसियानी हंसी हंसकर मैं कपड़े बदलने को बाहर कमरे में बंद हो गई। अगर वहीं खड़ी रहती तो शुरू हो जाता। लाख बार कहा होगा कि सोच समझकर निमंत्रण स्वीकार किया कीजिए, पर नहीं। दोस्तों, संस्मरण यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ, संस्मरण, उपन्यास आदि आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तथा परिचितों में शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।